सिंह। शुरुआत करते हैं गुड मॉर्निंग भारत की पहली खबर से। शुभेंदु अधिकारी सहित तृणमूल के कई नेता भाजपा में शामिल होंगे। चुनाव आने तक अकेली रह जाएगी ममता, ऐसा कहना है हमारे अमित शाह जी का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को दावा किया कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव आने तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी पार्टी में अकेली रह जाए। बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने पश्चिम मेदिनीपुर में एक जनसभा में यह बात कही। पश्चिम बंगाल सरकार में परिवहन मंत्री रहे शुभेंदु अधिकारी सहित तृणमूल कांग्रेस के कई नेता व विधायक पश्चिम मेदिनीपुर में अमित शाह के साथ मंच से भाजपा में शामिल हुए। वहीं तृणमूल ही नहीं, कांग्रेस और वाम मोर्चा के भी विभिन्न स्वर के कुल 73 नेताओं ने दल बदल करते हुए भाजपा का दामन थाम लिया। जनसभा में शाह ने भरोसा जताया कि विधानसभा चुनाव में 200 ज्यादा सीटें जीतकर भाजपा राज्य में अगली सरकार बनाएगी। वहां विधानसभा में कुल 295 सीटें हैं। शाह की सभा में तृणमूल के 7 विधायक वाम मोर्चा में शामिल होंगे। भाजपा में शामिल होने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका। तृणमूल ने कहा पार्टी अब विषाणु मुक्त होगी। शुभेंदु अधिकारी और तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं के शनिवार को भाजपा में शामिल होने को लेकर पार्टी नेतृत्व ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। वहीं तृणमूल के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री मदन मित्रा ने कहा, सुनने में आया है कि शुभेंदु कह रहे हैं कि तृणमूल ने पिछले 10 साल से कुछ नहीं किया। अगर ऐसा ही था तो वे 10 साल से तृणमूल के साथ क्या कर रहे थे, तब चुप क्यों थे? वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। तृणमूल कांग्रेस अब विषाणु मुक्त हो चुकी है। तृणमूल सांसद कल्याण। अगली खबर की ओर, सोनिया ने असंतुष्टों को बनाया राहुल की ताजपोशी का रास्ता। कांग्रेस के संगठक व अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराने की सुगबुगाहट के बीच पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शनिवार को नाराज बताए जा रहे नेताओं समेत शीर्ष नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में असंतुष्टों को नाराजगी दूर करने में सोनिया गांधी को सफलता मिलती दिखी। वहीं कांग्रेस की कमान राहुल गांधी को सौंपने का रास्ता बैठक में साफ हो गया। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने राहुल गांधी से आग्रह किया कि वह एक बार फिर से पार्टी की कमान संभालें, जिस पर राहुल ने कहा कि पार्टी उन्हें जो जिम्मेदारी देगी वो उसे निभाएंगे। साथ ही राहुल गांधी ने अब यह भी कहा कि अध्यक्ष को चुनने का फैसला चुनाव पर छोड़ना चाहिए। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक बैठक में मौजूद सभी नेताओं ने एक मत से राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की इच्छा जाहिर की। इन नेताओं में कई ऐसे वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं जिन्होंने सक्रिय नेतृत्व और व्यापक संगठनात्मक बदलाव की मांग को लेकर पत्र लिखा था। बैठक में राहुल गांधी ने कहा, मैं वरिष्ठ नेताओं को महत्व देता हूं। इनमें से बहुत सारे लोगों ने मेरे पिता के साथ काम किया है। बैठक में पार्टी को मजबूत करने की रणनीति पर भी चर्चा हुई। इस मौके पर नेताओं में सोनिया गांधी ने कहा कि सभी नेताओं के साथ मिलकर चलने और संगठन को मजबूत बनाने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में संगठन विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए चिंतन शिविर का आयोजन करेगी। बैठक में ऐसे कई नेता मौजूद रहेंगे जिन्होंने सक्रिय नेतृत्व और व्यापक संगठनात्मक बदलाव की मांग को लेकर पहले पत्र लिखा था। सोनिया गांधी की आवाज 10 जनपद पर हुई बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन कुमार बंसल ने कहा, बैठक में सकारात्मक चर्चा हुई। सोनिया गांधी ऐसा कहते हैं, सोनिया गांधी ने बड़े बदलाव का फैसला लिया है। इसी के साथ बढ़ते हमारी अगली खबर की ओर। कोरोना के आंकड़े 95.50 लाख के पार हो गए। 1 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाले भारत दूसरा देश हो गया है। वहीं भारत में करीब 1 महीने के भीतर कोरोना विषाणु संक्रमण के 10 लाख मामले सामने आए हैं। उसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या शनिवार को 1 करोड़ पार कर चली गई। इस तरह संक्रमितों के मामले में भारत दूसरा देश हो गया, जबकि संक्रमण से उबर चुके लोगों की कुल संख्या 95 लाख हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी गई और 7 अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख थी, जो 23 अगस्त को बढ़कर 30 लाख और 5 सितंबर को 40 से अधिक लाख हो गई। आंकड़ों के अनुसार 16 सितंबर को संक्रमितों की संख्या 50 लाख के पार हो गई। वहीं डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि लक्षित आबादी के टीकाकरण के लिए त्वरित मुहिम जारी जरूरी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने शनिवार को जोर दिया कि संपूर्ण लक्षित आबादी को कवर करने के लिए एक त्वरित कोविड-19 टीकाकरण अभियान की आवश्यकता है। एक अनुमान के अनुसार ऐसे लोगों की संख्या 30 करोड़ है।
हर्षवर्धन शनिवार को कोविड-19 संबंधी उच्च स्तरीय समूह G20 की 22वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भी बैठक GMO के साथ की। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। श्रीनगर में दर्ज की गई मौसम की सबसे सर्द रात। पहाड़ी राज्यों समेत पूरे उत्तर भारत में कड़कड़ाती ठंड ने अपनी चपेट में ले लिया है। इस बीच श्रीनगर में मौसम की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। मौसम विभाग ने 21 दिसंबर को यहां सबसे अधिक ठंड यानी चिल्लई कला की शुरुआत की संभावना जताई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली व हरियाणा में शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। दिल्ली इस वक्त शीतलहर की चपेट में है। दिल्ली को ठंड को देखते हुए मौसम विभाग ने नारंगी चेतावनी जारी की है। कश्मीर में नल का पानी भी जमने लगा है। शनिवार सुबह जब लोगों ने अपने घरों के नल के पानी भरने के लिए खोला तो उनमें पानी जम चुका था। बर्फ गलाने के लिए लोग चारों ओर छोटी आग जलाते हुए देखे गए। यही नहीं, शून्य से नीचे चल रहे तापमान के कारण सड़क पर जमी ओस की बूंदें भी जम गई हैं। ऐसे में सड़कों पर फिसलन हो गई है। शनिवार को शून्य से 6.6 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान रहने की वजह से श्रीनगर में मौसम की अब तक की सबसे ठंड रात दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार इस मौसम में ये श्रीनगर का अब तक का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। इससे पहले करीब 10 साल पूर्व यानी 25 दिसंबर 2018 को श्रीनगर में न्यूनतम तापमान शून्य से 7.7 डिग्री सेल्सियस नीचे रिकॉर्ड किया गया था। वहीं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के द्रास शहर में तापमान शून्य से 29 डिग्री नीचे पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख में न्यूनतम तापमान सबसे कम दर्ज किया गया। वहीं गुलमर्ग में रात का न्यूनतम तापमान शून्य से 9.2 डिग्री, पहलगाम में शून्य से 9.5 डिग्री, वहीं लेह शहर में न्यूनतम तापमान -18.3, कारगिल में -21.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं जम्मू शहर में 3.3, कटरा में 4.9, बटौत में 2.5, बनिहाल में 3.2 और भद्रवाह में न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री दर्ज किया गया। पूरे उत्तर भारत में ठंड और सितम बढ़ाएगी। बर्फीली हवाओं का प्रकोप पूरे सप्ताह जारी रहेगा। जबरदस्त बर्फबारी के बाद से दिल्ली में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। कारखाने की छत गिरी और 4 लोगों की मौत हो गई। पश्चिमी दिल्ली के विष्णु गार्डन में एक फैक्ट्री के ऊपरी हिस्से की छत गिरने से 4 मजदूरों की मौत हो गई और 2 अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती हो गए। मरने वालों में 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि शनिवार सुबह करीब 10 बजे घटी इस दुर्घटना के आरोपी फैक्ट्री के मालिक उत्तम नगर में रहने वाले महेंद्र पाल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए इलाके के एसडीएम को सूचना भेज दी गई। दिल्ली दमकल के मुताबिक मृतकों की पहचान 45 साल के राकेश, 45 साल के चीनी देवा और गुड्डी, 45 साल की साइना और 45 साल की ट्विंकल के तौर पर हुई। वहीं 35 साल के रवि और 10 साल के गुड्डू कुमार की हालत खतरे से बाहर है। पुलिस के मुताबिक विष्णु गार्डन इलाके के ख्याला गांव में एक मकान की छत सुबह 10 बजे भरभरा कर गिर गई। पीसीआर को सूचना मिलते ही पुलिस, एम्बुलेंस और दिल्ली आपदा प्राधिकरण के बचाव दल मौके पर पहुंचे और मलबे में फंसे 6 लोगों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों के ने 4 को मृत घोषित कर दिया। जिले के अतिरिक्त उपायुक्त सुबोध गोस्वामी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि यहां एक मकान के भूतल पर गियर और बाइंडिंग बनाने की फैक्ट्री थी। मकान की छत स्लैब डालकर बनाया गया था। शनिवार को घटना के वक्त मजदूर भूतल स्तर पर ही काम कर रहे थे, तभी अचानक ऊपर से स्लैब गिर गया और मजदूर मलबे में दब गया। तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया था। हादसे में घायल एक मजदूर को गुरु गोविंद सिंह तो 5 को अन्य दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इनमें 4 मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने अधिकारी ने बताया कि 2 मजदूर अब खतरे से बाहर हैं। आपको बता दें, ख्याला इलाके के ओर RZ5 में छोटी सी जगह है। मोटर बाइंडिंग का काम होता था। ज्यादा भार के चलते फैक्ट्री की छत गिर गई। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। दिन ब दिन बढ़ रहा है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण। नोएडा की हालत बेहद खराब। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नोएडा का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। इसके अलावा गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम तथा फरीदाबाद AQI खराब श्रेणी में रहा। इस संबंध में एक सरकारी एजेंसी की ओर से जारी किए गए 24 घंटे के आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण कारण कर
PM 2.5 PM 10 की मात्रा अधिक दर्ज की गई। CPCB के समीर ऐप के अनुसार शनिवार की शाम को 4 बजे 24 घंटे का औसत AQI नोएडा में 301, गाजियाबाद में 295, ग्रेटर नोएडा में 292, फरीदाबाद में 260 और गुरुग्राम में 260 दर्ज किया गया। वहीं 0 से करीब 50 के बीच AQI को अच्छा, 50 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से लेकर 300 के बीच खराब, 301 से लेकर 400 के बीच बेहद खराब और 401 से लेकर 500 के बीच गंभीर श्रेणी में माना जाता है। इससे पहले शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 4 प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण की स्थिति शुक्रवार को काफी खराब थी। बुलंदशहर, गाजियाबाद व ग्रेटर नोएडा में वायु गुणवत्ता का स्तर सबसे ज्यादा खराब था। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली की सीमाओं पर यातायात में परिवर्तन किया गया है। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी से लोहा लेते हजारों किसानों का आंदोलन चौथे सप्ताह में प्रवेश कर गया। किसान आंदोलन के कारण सीमा पर कई बिंदुओं पर यातायात मोड़ लिया गया, जिसकी वजह से यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली यातायात पुलिस ने शनिवार को ट्विटर के जरिए बताया कि नोएडा और गाजियाबाद से आने वाले यातायात के लिए गाजीपुर बॉर्डर बंद है। यातायात पुलिस ने कहा कि दिल्ली आने वाले लोग आनंद विहार, DND, अप्सरा और भोपुरा बॉर्डर का वैकल्पिक मार्ग अपना सकते हैं। यातायात पुलिस ने ट्वीट किया कि टिकरी और धनसा बॉर्डर यातायात के लिए बंद है। झाटखेड़ा बॉर्डर से केवल 2 पहिया वाहनों और पैदल चलने वालों को अनुमति है। दिल्ली यातायात पुलिस ने कहा कि हरियाणा जाने वाले लोगों के लिए झड़ौदा, दरौला, कापसेड़ा, मडुसराय, रजुकोरी, NH8, बिजवासन, बजखेड़ा, पालम विहार और ढुंडोरा बॉर्डर खुले हैं। दिल्ली और नोएडा के बीच चिल्ली बॉर्डर एकल मार्ग के यातायात के लिए खुला है। वहीं यातायात पुलिस के अनुसार दिल्ली से नोएडा का मार्ग बंद है। यातायात पुलिस ने कहा कि सिंघू और औचंडी, पियाओ, मनियारी, शंभोली और मंगेश बॉर्डर बंद है। कृपया लंपुर, सफियाबाद और सिंघू स्कूल टोल टैक्स बॉर्डर का उपयोग करें। यातायात को मुर्गवी और GTK रोड के मोड़ दिया गया है। किसानों के समर्थन में जंतर मंतर में पहुंचे दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शनिवार को जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों से मिलने के लिए पहुंचे और उन्होंने कहा कि दिल्ली के विभिन्न इलाकों में आंदोलन कर रहे किसानों को कांग्रेस का पूरी तरह से समर्थन है। उनके साथ पंजाब के सांसद, विधायक और अन्य नेता भी मौजूद हैं। साथ ही दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष जय किशन भी उनके साथ हैं। जय किशन ने कहा कि यह पहली बार हो रहा है कि किसान कड़ाके की ठंड में बॉर्डर पर बैठे हैं और केंद्र की सरकार के पास किसानों की समस्या सुनने का वक्त नहीं। उन्होंने कहा कि किसान बीते लंबे समय से तीनों काले कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, पर सरकार उनकी मांगों पर गौर नहीं कर रही। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। शिमला की सर्दी दिल्ली में उतरी। शीतलहर से कांपे हैं पूरे राजधानी वासी। राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी रहा और न्यूनतम तापमान गिरकर 3.9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो कि इस मौसम में अब तक का सबसे कम तापमान है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान शिमला में इससे भी कम हुआ। दिल्ली सफदरगंज में इस मौसम का सबसे कम तापमान 3.9 डिग्री दर्ज किया गया। दूसरी ओर शिमला का न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री है, लेकिन दिल्ली की तुलना में शिमला का अधिकतम तापमान 13.5 था, जो दिल्ली में 18.1 था। कुल मिलाकर शिमला ठंडा है। मौसम विज्ञान विभाग IMD के एक अधिकारी ने कहा, सफदरगंज वेधशाला में तापमान सामान्य से 4 डिग्री नीचे 3.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लोधी नगर में तापमान 3.3 और आई नगर मौसम केंद्र पर 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। IMD की ओर से बताया गया कि बर्फ से ढके पश्चिमी हिमालय क्षेत्र से चलने वाले बर्फीली हवाओं के कारण शहर में ठंड का प्रकोप बरकरार है। शहर में बृहस्पतिवार को बेहद ठंडा दिन दर्ज किया था, क्योंकि अधिकतम तापमान गिरकर 15.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था, जो कि सामान्य से 7 डिग्री कम था और इस मौसम का सबसे कम तापमान था। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस से कम होता है और अधिकतम तापमान सामान्य से कम से कम 4.4 डिग्री सेल्सियस कम होता है। बेहद ठंडा दिन तब होता है जब अधिकतम तापमान सामान्य से कम हो और 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री पुरी ने तोड़वाई महापौरों की भूख हड़ताल।
दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश के बाद शनिवार को तीनों निगमों के महापौर और पार्षदों का मुख्यमंत्री आवास के सामने चल रहा धरना समाप्त हो गया। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी, दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता व भाजपा दिल्ली पहुंचकर उत्तरी दिल्ली के महापौर जयप्रकाश, दक्षिण दिल्ली की अनामिका मिथिलेश व पूर्वी दिल्ली के महापौर निर्मल जैन को जूस पिलाकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल खत्म कराई। निगम का बकाया 1300 करोड़ रुपए की मांग को लेकर निगम नेता पिछले 13 दिनों से धरने पर बैठे और 3 दिनों से भूख हड़ताल पर थे, जिसके कारण उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। इससे पहले दिल्ली पुलिस अदालत का नोटिस लेकर मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शनकारियों को हटाने पहुंची थी। पुलिस अधिकारियों ने महापौरों और पार्षदों के दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डीडीएमए के आदेशों का हवाला देकर तुरंत इलाका खाली करने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आज 13वें दिन निगम नेता इस कड़ाके की ठंड में भूख हड़ताल पर मुख्यमंत्री के आवास के बाहर अपनी सहूलियत या सुविधा के लिए नहीं बैठे हैं, बल्कि महामारी के दौरान भी निगम कर्मचारियों के वेतन के लिए बैठे हैं। यह सरासर अनुचित है। दिल्ली सरकार निगम कर्मियों को मदद करने के लिए संवैधानिक रूप से आवंटित फंड भी नहीं दे रही है। यह दिल्ली सरकार को नैतिक जिम्मेदारी थी, लेकिन इतने दिनों में मुख्यमंत्री केजरीवाल निगम नेताओं से 5 मिनट मिलने के लिए भी नहीं आए। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। यमुना एक्सप्रेसवे यूपी परिवहन की बस से टकराया डंपर, 17 यात्री घायल हो गए। नोएडा में थाना दनकौर क्षेत्र में निकट यमुना एक्सप्रेसवे पर शनिवार को तड़के एक डंपर अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार करते हुए विपरीत दिशा से आ रही उत्तर प्रदेश रोडवेज बस से टकरा गया। इस घटना में बस में सवार 17 यात्री घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को ग्रेटर नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती कराया। पुलिस आयुक्त आलोक सिंह के मीडिया प्रभारी ने बताया कि थाना दनकौर क्षेत्र में निकट यमुना एक्सप्रेसवे पर शनिवार तड़के नोएडा से जेवर की तरफ जा रहा एक डंपर अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार करते हुए विपरीत दिशा से आ रही उप रोडवेज की बस से टकरा गया। उन्होंने बताया कि इस दुर्घटना से 17 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से 5 की हालत बेहद नाजुक है। मीडिया प्रभारी ने बताया कि घायलों के नाम श्याम, दीनानाथ, विक्की, आकाश, राजकुमारी, योगेश, अनिल, राजकुमारी आदि है। उन्होंने बताया कि घायलों को ग्रेटर नोएडा के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे पर इस घटना के चलते यातायात कुछ देर के लिए बाधित रहा था। पुलिस ने क्रेन की सहायता से ट्रक व डंपर को वहां से हटवाया। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, यात्रियों से भी पूछताछ की जा रही है। मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई होगी। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। कृषि सुधारों का विकास को मिलेगा लाभ, ऐसा कहना है हमारे नरेंद्र मोदी जी का। नए कृषि कानूनों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि 6 माह पहले कृषि क्षेत्र में जो सुधार किए गए उनका लाभ किसानों को मिलना शुरू हो गया है। उन्होंने उद्योग जगत से ग्रामीण भारत के उत्पादों को विश्व बाजार में पहुंचाने का आश्वासन दिया। कहा कि यदि गांव में पैदा होने वाले जैविक, जड़ी बूटी और कृषि उत्पादकों को बेहतर समर्थन मिला तो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था बुलंदियों पर पहुंच सकती है। उद्योग मंडल एसोमैच के स्थापना सप्ताह कार्यक्रम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, आने वाले 27 साल के बाद 2047 में भारत की आजादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे। ऐसे में हमें आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को जितनी जल्दी हो सके हासिल करके दिखाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने विनिर्माण से लेकर कृषि क्षेत्र के में सरकार द्वारा दिए गए सुधारों को लेकर कहा कि दुनिया में भारत को लेकर जितनी सकारात्मक आज है उतनी पहले ही कभी थी। आर्थिक क्षेत्र में सुधारों के बाद दुनिया के निवेशकों की धारणा बदलती है। उन्होंने कहा कृषि क्षेत्र में 6 माह पहले जो सुधार किए गए थे उनको लाभ किसानों को मिलने लगा है। इस विषय में उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन 24वें दिन में पहुंच गया। पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों से सैकड़ों किसान सरकार के कई कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं। वे इन कृषि कानूनों की वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उनका मानना है कि ये कानून किसानों के उद्योगपतियों का मोहताज बना देंगे। इन आशंकाओं के संदर्भ में मोदी ने कहा कि सरकार नीतियां बना सकती है, प्रोत्साहन के उपाय कर सकती है, लेकिन इस सब को सफलता में बदलने का काम देश के उद्योग जगत को करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत ने कोरोना महामारी के दौर में कृषि से लेकर फार्मा तक में मजबूती से काम किया और दुनिया में भी मदद पहुंचाई। इस कार्यक्रम का आयोजन एसो मंच की स्थापना के 100 साल पूरे होने के मौके पर किया गया था।
इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 2-3 दिन में अगला कदम तय करेंगे किसान संगठन। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने शनिवार को कहा कि वह अपना अगला कदम 2-3 दिन में तय करेंगे। इस सप्ताह के शुरू में कहा था कि वह गतिरोध के समाधान के लिए कृषि विशेषज्ञों और किसान यूनियन का एक निष्पक्ष और स्वतंत्र समिति गठित करने पर विचार कर रहे हैं। किसान नेता शिव कुमार कक्का ने कहा कि रणनीति तय करने के लिए यूनियनों के बीच वर्तमान में चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कि वे इस मामले पर कानूनी राय भी ले रहे हैं। कक्का ने कहा, हमारी बैठकें अगले कदम के लिए हो रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अगले 2-3 दिनों में हमारे समक्ष ये स्पष्टता हो जाए कि अदालत द्वारा सुझाई गई है समिति का हिस्सा लेना चाहिए या नहीं। एक अन्य नेता बलबीर सिंह ने कहा कि हम एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। हम अपने अधिकारियों के लिए यहाँ हैं। हम अदालत के आदेश के बाद अपना रुख तय करने की प्रक्रिया में हैं। नए कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर हजारों किसान पिछले 23 दिनों से दिल्ली सीमा पर कई स्थानों पर डटे हुए हैं। इस बीच ऑल इंडियन किसान सेवा ने शनिवार को दावा किया कि 26 नवंबर से जारी विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले 33 किसानों की मौत दुर्घटनाओं, बीमारी और ठंड के मौसम की वजह से हुई है। एआईकेएस के अनुसार जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए रविवार को देश के विभिन्न हिस्सों में श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाएगा। गुड मॉर्निंग भारत में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।